नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक बड़ी पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं विक्रम संपत जी। तो स्वागत है आपका नमस्कार। विक्रम संपत जी। और जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो जरा आप लोग थोड़ा अपनी सांस रोक के रखिएगा। मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, और मैं उसको ऐसे दिखाने जा रहा हूँ। ये 1000 पृष्ठ की पुस्तक है। इसका नाम है टीपू सुल्तान, दी सागा ऑफ माइसोर्स इंटररेग्नम 1760 1799। लेकिन टीपू तो बेचारा 1783 में ही आया था मेरे ख्याल से। तो इट्स ओनली 16 years. Why do we credit 17 him with साल। so much bad blood? नमस्ते संजय जी, हमेशा आपके साथ बात करना इट्स एन एजुकेशन फॉर मी टू। नहीं, दैट्स व्हाई द जो सबटाइटल था स्टोरी ऑफ माइसोर्स इंटररेग्नम, जो अंतराल था, एक जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट को डिपोज करके जो यूजरपेशन होता है, जो हथियाया हुआ सिंहासन, उसको इंटररेग्नम बोलते हैं। तो इसमें दोनों पिता और बेटा दोनों हैं इस किताब में। ऑलमोस्ट 1/3 Okay. किताब का भाग जो है हैदर अली को समर्पित है, बाकी 2/3 इज टू टीपू सुल्तान। क्योंकि मुझे लगता है टीपू को समझने के लिए उनके पिता को समझना बहुत जरूरी है, टू ऑल्सो सी द कॉन्ट्रास्ट कि वो कैसे थे और ये कैसा हुआ बाद में बेटा। तो दैट वाज वन रीजन कि इसका पूरा 1761 में मैसूर का जो सिंहासन था, वाडियार राजवंश, जो हिंदू परिवार था, जो 1399 से वहां राज कर रहा था, उसको डिपोज करके हैदर अली ने हथिया लिया था मैसूर का सिंहासन। और 1799 जब चौथा और आखिरी एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, उसमें वो मारा गया, और उसके बाद ही हिंदू राज परिवार फिर से वहां पुनर्स्थापित हुआ। तो इसलिए पूरा जो अंतराल है, ऑलमोस्ट सिर्फ 40 साल तक इन दोनों ने राज किया, अगर वो शब्द हम यूज कर सकते हैं। पर उसमें इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, इतने सारे भिन्न अभिप्राय हैं, और इट्स आल्सो वेरी डिफाइनिंग मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि उसके बाद से ही ब्रिटिश हुकूमत देश में और ज्यादा पुख्ता होता गया। तो आई थिंक इसीलिए इस पूरे कालखंड को मैंने सोचा कि गो इन डिटेल, जस्ट 40 इयर्स और उसमें 900 पन्ने। 900, बल्कि आपके ये बिब्लियोग्राफी एंड नोट्स मिला के तो लगभग 1100 पृष्ठ की ये पुस्तक है। तो जी ये किसी किसी के भी लिए जैसा मैंने आपसे कहा था बिफोर वी केम ऑनलाइन, इट इज क्वाइट इंटिमिडेटिंग। तो आई ये होप जो है जो रीडेबिलिटी है वो इट विल ओवरपावर द इंटिमिडेशन। अब वो है चैप्टर बाय चैप्टर, कोई जरूरी नहीं है कि एक सिटिंग में पढ़ी जाए। चैप्टर बाय जी चैप्टर आराम से पढ़ी जा सकती है। और जी इट विल डेफिनेटली सर्व एज अ वेरी गुड रेफरेंस बुक। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि थैंक यू। टीपू के बारे में बहुत कुछ बातें हैं। सभी लोग जो इंटरेस्टेड हैं टीपू में, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा है। मैंने भी जी काफी पढ़ा है। आई लाइक संदीप बालाकृष्ण की किताब थी ना, दी औरंगजेब ऑफ द साउथ, इस तरह से। दैट वाज प्रीटी गुड, लेकिन वो जी। छोटी थी। हम्म, तो ये आपने इसको पूरा सब कुछ एक जगह पे ला दिया है, सो दैट इज वेरी गुड। तो मैं शुरू हम्म, करूंगा। सबसे पहले मैंने जो किताब मिलने के और उसके बीच में जो कुछ पढ़ा, उसमें व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, तो वीरप्पा साहब ने इसका जो फॉरवर्ड लिखा है, इट इज वेरी इंगेजिंग। और वो पूरी तरह से सम अप कर देता है कि हमारा इतिहास क्यों उस तरह से लिखा गया जिस तरह से बिल्कुल हमें पढ़ाया गया। कम से कम मेरी जनरेशन को पढ़ाया गया, आपकी भी जनरेशन को पढ़ाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इस लेकिन जो जनरेशन इसका को भी वही पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हिस्ट्री की थोड़े किताबों बहुत में। परिवर्तन आए हैं, और इस जनरेशन के पास एक एडवांटेज है कि उनके पास इंटरनेट है, तो ये वो क्रॉस जी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। जी। और हमारी आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाती है। और इंटरनेट जो है, आई थिंक इंटरनेट इज़ अ ग्रेट लिबरेटिंग फोर्स, नो ट्रू। डाउट अबाउट इट। ये तो अभी ट्रम्प के इलेक्शन में भी दिख गया। जी बिल्कुल। बिल्कुल। मैं आरंभ करूंगा आपके फॉरवर्ड से, जिसमें हम्म, आपने अ, उल्लेख किया है उस धारावाहिक का जो वो भगवान किडवानी की किताब के ऊपर आधारित, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जी जहाँ से आपने कहा कि आपको टीपू में रुचि हुई और वो आपने उस पे अध्ययन आरंभ किया। तो जी
अ, बाकी किताब पर तो और भी उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है, इसको थोड़ा-सा बताएँ आप दर्शकों को विस्तार से। जी, जी संजय जी। आई थिंक मैं कई बार बोलता हूँ कि आई ओwe माय एंट्री इंटो राइटिंग और हिस्टोरियोग्राफी टू टीपू सुल्तान क्योंकि उसी वक़्त जब ये संजय खान का सीरियल आ रहा था, तब मैं शायद 12-13 साल का लड़का था, जो स्कूल में पढ़ाया गया इतिहास आई यूज्ड टू हेट इट। ज़्यादा से ज़्यादा जो पनिशमेंट्स मुझे स्कूल में मिले, वो इतिहास के क्लास में मिले कि बाहर नील डाउन हो जाओ क्योंकि किसके बाद कौन आया, कौन-सी ईस्वी में कौन-सा युद्ध लड़ा गया, ये मुझे कभी याद नहीं रहता था। तो ऐसे तो उस सीरियल में अगर आपको याद है तो टीपू और हैदर को बढ़ा-चढ़ा के दिखाने के लिए जो वाडियार राज परिवार था उसको बहुत ही निकृष्ट तरीके से दिखाया गया। जो महाराजा थे इम्मड़ी कृष्णराज वाडियार, तो उनको एक मोटे व्यक्ति जो नर्तकी के साथ नृत्य कर रहे हैं, बहुत ही एफेमिनेट काइंड ऑफ पर्सन ऐसा दिखाया गया। और जो मैसूर की बहुत ब्रेव और ले सगैशियस लेकिन यही हाँ, फ़िल्म वाले जो हैं, वो वाजिद अली शाह को यही काम करने पे बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी जो पत्नी थी महारानी लक्ष्मी अम्मण्णी जो शी वाज़ वन ऑफ द वेरी, वेरी करेजियस एंड ब्रेव रानीज़ ऑफ मैसूर। तो उनको भी ऑलमोस्ट लाइक अ वैम्प जो एकता कपूर सीरियल्स में आती हैं, वैसे उनको दिखाया गया। तो उसको लेके कर्नाटक में काफ़ी बवाल हुआ उस वक़्त, क्योंकि आज भी आफ्टर 75-80 इयर्स रजवाड़ा जाने के बाद भी लोग जो सदर्न कर्नाटका जो मैसूर स्टेट हुआ करता था, उसमें जो वाडियार राज परिवार है उसको लेके बहुत ही आदर है, क्योंकि जो भी मॉडर्न कर्नाटका का जो नींव रखे गए थे वो वाडियार राजवंश, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द एंड जो नालबड़ी कृष्णराज वाडियार और उनके सारे जो दीवान्स थे, सर एम विश्वेश्वरैया, मिर्जा इस्माइल वगैरह और जय चामराज वाडियार, इनके प्रति बहुत ही लोगों का आदर और सत्कार है। तो अपने राज परिवार को इस तरह से दिखाया गया, इसको लेके यहाँ बहुत आक्रोश हुआ। और साथ ही केरल में भी, केरल और बॉम्बे मलयाली समाजम, उन सारे लोगों ने भी और तब सीताराम गोयल जी भी थे, तो उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि तब के जो आईएनबी मिनिस्टर, आई थिंक पी उपेंद्रा या कोई थे, तो उनको भी काफ़ी चिट्ठी लिखी गई थी कि मलयाली समाज इससे बहुत आहत है, क्योंकि इनको इतना वो धर्मनिरपेक्ष, वो अपने कोर्ट में उपनिषद पढ़ रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसे सब दिखाया गया। तो ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा करके उनका भी प्रोटेस्ट था। और उसी दौरान अगर आपको याद होगा तो स्टूडियो में भी आग लग गई थी और संजय खान का जो चेहरा जल गया था, उसको कुछ सर्जरी-वर्जरी करके फिर से रोल वैसे तो करना था। उसकी टीपू सुल्तान की सोड़ के साथ में काफ़ी विजय अपशकुन जो माल्या है वो माल्या को भी वो लगा। माल्या को भी, या जो वो लेके गया था उसको, जो ब्रिटिश ऑफिसर उसको भी, हुँ। जो भी हाँ, उसको हाँ। पोजेस करता है उसको, इट हुँ। ब्रिंग्स बैड लक। तो इसीलिए मलिया का परिवार ने शायद उसको वापस कर दिया कि हम नहीं रखना चाहते इसको। तो तो उसको लेके यहाँ पे जो कन्नड़ा मीडिया है उसमें काफ़ी लिखा गया कि ये तो वाडियार जी का श्राप है कि आपने उनको ऐसे दिखाया तो इसीलिए स्टूडियो में आग लग गई वगैरह। तो एक 12-13 साल का लड़का ये सारी चीज़ें देख रहा था और पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ कि मुझे सत्य का खोज करना था, कि मैं उस पर्टिकुलर राजा और रानी के बारे में मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा हुई। और हमारे परिवार और मैसूर का कोई कनेक्शन भी नहीं है, मैं तो आधा हाफ तमिलियन, हाफ महाराष्ट्रियन हूँ। रहते बैंगलोर में हैं, बट तो हर वेकेशन में मैसूर जाना और एक 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट तब, तो राज परिवार के लोगों से मिलना, वहाँ के हिस्टोरियंस और आर्काइविस्ट और लाइब्रेरियंस और सारी सामग्री जो है सिर्फ इकट्ठा करना, इसको एक किताब लिखना है, इतिहासकार बनना है, ऐसे कोई मेरे विचार नहीं थे उस वक़्त में। सिर्फ सच सच को जानना है। इट वाज़ अ सेल्फ फंडेड, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट, जिसमें मेरे बेचारे माता-पिता ने भी बहुत भरपूर सहयोग दिया। मेरी नानी भी बहुत सही, कन्नड़ा मुझे उस वक़्त पढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने काफ़ी मदद की पढ़ने में। तो ऐसे पहले सिर्फ वो एक राजा और रानी के जीवनी तक सीमित था। फिर मैंने देखा कि पूरा वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग रॉयल हाउसेस ऑफ इंडिया, वाडियार्स, 600 साल तक उन्होंने राज किया, 1399 से लेके स्वतंत्रता तक। और उनको लेके मॉडर्न टाइम्स पे एक भी किताब नहीं है जो ये पूरे राजवंश का इतिहास, समग्र इतिहास, जो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल हिस्ट्री, उसको एक समग्र हिसाब से प्रस्तुत करे। तो इसी तरह ऑलमोस्ट
बाय सेरेंडिपिटी, अकस्मात वो पहली मेरी किताब आई, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, 2008 में। और तब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, काम कर रहा था, तो मैं सोचा एक किताब लिखूंगा, उसके बाद फिर से जाके प्रॉफिट एंड लॉस कोई अमेरिकन कंपनी का कैलकुलेट करने में मैं जुड़ जाऊंगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो इसलिए उस किताब में एक छोटा सा सेक्शन था जो इंटररेग्नम, जो ये अंतराल था 40 साल का हैदर और टीपू का, उसके बारे में था। पर तभी से मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी कि ये जो कालखंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फॉर द रीजंस आई लिस्टेड अर्लियर। तो वो मेरे मन में तब से चल रहा था कि इसको जूम इन करना है, इसमें और शोध करना है, और एक और समग्र किताब लिखना है। तो इतना बड़ा वो गज प्रसव हो जाएगा मुझे पता नहीं था। अच्छा, आपने आरंभ में इसमें जो है वो हैदर के बारे में लिखा है, और उसके बाद फिर आप टीपू पे आए हैं, तो टीपू पे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको हैदर और टीपू के तुलना करनी हो, तो आप कैसे देखेंगे दोनों को? मुझे लगता है कि हैदर जो था, वो इतना ज़्यादा रिलीजियस फैनाटिक नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत शातिर दिमाग था कि एक एक ऐसा बचपन जिसका गुज़रा कि उसके पिता के मरने के बाद, क्योंकि पिता ने कुछ कर्ज़ ले लिया था किसी से, तो उसको वापस करने के लिए जो कर्ज़दार था वो इनको नगाड़े में बंद करके इस पे मारते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में उनकी जो माँ है मजीदा बेगम, वो श्रीरंगपटना जाती हैं और मैसूर महाराजा से भीख माँगती हैं कि मेरे बेटे ऐसे फँस गए हैं, आप जो कर्ज का पैसा है वो दे के इनको छुड़ा दीजिए। तो महाराजा ने दया करके इनका जो कर्ज माफी करके इनको अपने मैसूर के सेना में भर्ती किया। हैदर तो तब 4-5 साल का लड़का था, और बोला कि जब ये बड़े होंगे हम इसको एम्प्लॉयमेंट देंगे अपने सेना में या एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसे हालात से आया हुआ एक लड़का केवल 12 साल में अपने ही जो बेनिफैक्टर है जिसने उसकी मदद की, उसका सिंहासन अगर वो खुद यूजर्व कर पाए, तो आप सोच सकते हैं कि उसका दिमाग किस तरह से, जो मैकिवेलियन माइंड है, किस तरह से चला होगा। और उस वक्त का 18वीं शताब्दी का जो भारत का भी जो नक्शा आता है इसमें, बहुत ही इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड कि सारे रजवाड़े एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक ही प्रिंसली स्टेट में वॉर्स ऑफ सक्सेशन हो रहा है। वहाँ नाजिर जंग, मुजफ्फर जंग, वो हैदराबाद के तख्त के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ आरकॉट का नवाब चंदा साहब और कुछ मोहम्मद अली, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, और सारे मुठभेड़ में अंग्रेज और फ्रेंच भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो कर्नाटिक वॉर्स हुए दक्षिण में, तो वो भी हुआ, उसमें रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले और ये सारे लोग आए थे। तो इन सारे जो कैरेक्टर्स उस शताब्दी के हम देखते हैं इसमें, देयर इज नो सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। सब लोग अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता की भूख के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो एवरीवन इन अ वे लॉस्ट इन दैट वॉर। अगर कोई, द ओनली पर्सन हु प्रोबेबली मेड द मैक्सिमम हे व्हेन सनशाइन वाज हैदर अली। तो 12 साल में तख्ता पलट कर लिया। जो उसके मेंटर्स थे, नंजराजय्या और देवराजय्या, उनके साथ ही द बैकस्टैबिंग वो जब करता है। बैकस्टैबिंग तो आज के पॉलिटिशियंस का दे विल पेल इन कंपैरिजन, कि वो तो इनके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे और ईमानदार हैं। गठबंधन जो होते रहते हैं इसके हर एक के साथ, सिर्फ सत्ता की लालच। तो पर उसके मन में था कि मैंने ये राज्य जो है इसको हड़पा हुआ राज्य है, मैं इसका लेजिटिमेट लीगल रूलर तो हूं नहीं, और ये एक हिंदू राज परिवार है, हिंदू बहुसंख्यक एक राज्य है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत ही ओवर्टली इस्लामीकरण इसका नहीं करना है। और उसने वाडियार राजा को भी तख्त पे बिठाया था। सारे जो युद्ध के ट्रॉफीज थे वो जाके उसके चरणों में समर्पित होता था। जो फरमान निकलते थे वो महाराजा के नाम से निकलते थे, पर सबको पता था कि एक्चुअल पावर कहाँ पे है, और वो हैदर अली के पास ही है। और वो महाराजा भी थोड़े थोड़े जब बड़े होते जाएं, या उनकी अपनी खुद की दिमाग हो, या अपना जो अथॉरिटी है अगर वो उसको यूज करने के लिए शुरू हो जाए, तो रातों रात उनको जहर देके उनको मार दिया जाता था, और फिर एक छोटे से बच्चे को जाके तख्त पे बिठा दिया जाता था। पर एटलीस्ट उतना था कि उसने समझा कि लोग, अगर मैं पूरी तरह से सिंहासन पे सुल्तान बन के बैठ जाऊं तो लोगों को ये भारी पड़ेगा,
और वो खुद इतना ज्यादा धर्म में विश्वास नहीं रखता था। इस्लाम में जो जो टेनेट्स हैं उसके ऑलमोस्ट विरुद्ध ही जा रहा था वो। ही वॉज एडिक्टेड टू अल्कोहल, सेंशुअल प्लेजर्स, ही वॉज ऑलवेज अ बिग वुमनाइजर, बहुत सारी चीजें उसके थे जो इनफैक्ट एक कांड में देयर इज एन एनेक्डोट व्हिच आई मेंशन कि श्रीरंगपटना में जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, तो वहां से एक रथोत्सव निकल रहा है जो डेटी को लेके। तो वो एक पीरजादा का के जो सेमिनरी है उसके सामने जाता है। तो तब जैसे आज होता है तो पत्थरबाजी उस पे शुरू हुआ। तो पहले दिन तो सारे हिंदू डर के भाग गए। फिर दूसरे दिन वो खुद अस्त्र शस्त्र लेके वो भी आए और ये सारे मुसलमान लोगों को मार मार के भगा दिया और रथ यात्रा आराम से चला गया। तब ये मौलवी जो है पीरजादा भी बहुत गुस्से में जाके हैदर अली से बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो हैदर उससे पूछता है कि पहला पत्थर किसने फेंका? तो उसने कहा हमने फेंका, ऑब्वियसली ये मुसलमान राज्य है और इसमें आइडल वर्शिप को हम अलाउ नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि किसने कहा तुमको ये मुसलमान राज्य है? मैं सिर्फ राजा का सेवक हूँ और अगर तुमने पहला पत्थर फेंका है तो उनके साइड से रिटर्न को भी तुम्हें स्वीकार करना है, वो भी अपनी प्रतिरक्षा के लिए दे विल हैव अ काउंटर। और वो पीरजादा बहुत गुस्सा करके मैं चला जाऊंगा आपके राजधानी से, तो आप तुम कहाँ जहां जाना है तुम जाओ। तो वो चला जाता है मद्रास, उसको वहां मन नहीं लगता, वो वापस आना चाहता है पर ये बोलता है कि आई डोंट वांट सच पीपल इन माय किंगडम। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक फ्रेडरिक श्वार्ट्ज नाम का एक जर्मन मिशनरी आता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजते हैं मैसूर इसके साथ नेगोशिएशन करने के लिए। और वो श्वार्ट्ज बहुत विस्तृत एक अकाउंट लिखते हैं जिसमें वो बोलता है कि इसको अपने धर्म के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है और जो उसके राज्य में धर्म इज नॉट सच अ मेन थिंग, पीपल आर अलाउड। ये खुद वहां पे एक संडे मास वगैरह करता है श्वार्ट्ज और उसको कोई ऑपोजिशन नहीं रहता वहां। और डच अकाउंट्स में लिखा है कि हैदर ने अपने मैसूर राज्य में जो गाय और बुल्स इन सबका की हत्या को भी रोक दिया था क्योंकि हिंदू उनको सेक्रेड मानते थे। पर उसका बेटा जब छोटा था तब भी जाके वो जो नंदी जी को मार मार के उसके हंटिंग करता था, जिसके लिए पिता से बहुत ज्यादा उसको डांट पड़ती थी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 6-7 दिन उसको बिना किसी से बात किए ऐसी सजा भी पिता उसको देता था। तो बार बार ये भी आता है कि कई अपने जो खास मित्र हैं उनसे हैदर वही बोलता है कि मैंने इतने परिश्रम से जो राज्य को बनाया या छीना या जो भी है, इसको मेरा बेटा सब गंवा देगा क्योंकि ये एक नंबर का बुद्धू है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसको डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट और टैक्ट नहीं है, मैंने जो जो किया ये सब गंवाने वाला है। ऐसा मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन में देख पा रहा हूँ। तो आई थिंक इसीलिए मैंने सोचा कि अगर टीपू क्यों अपनी जिंदगी में जो उसका ग्राफ है जो ऊपर है तब से वहां से लेके सीधा इट्स एन एक्सपोनेंशियल डीके, अगर उसको समझना है तो वी हैव टू सी दी रिवर्स ग्राफ जो हैदर का नीचे से ऊपर जाने वाला ग्राफ, जो वो नगाड़ों में बंद होके उसके ऊपर लोग मार रहे थे, वहां से लेके मैसूर का शासक बनना और ब्रिटिश को 2 लड़ाइयों में फर्स्ट और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में पूरी तरह से पछाड़ दिया, लार्जली हैदर्स लीडरशिप। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में तो वो मद्रास के वेरी गेट्स ऑफ मद्रास वहां तक पहुंच के उनसे बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज साइन करवाता है। और सेकेंड मैसूर वॉर में भी दोनों बेटा और पिता जो बैटल ऑफ पोलीलूर वगैरह है उसमें कर्नल बेली उसको इस तरह से टोटली डेसिमेटेड, और हेक्टर मुनरो जो प्लासी और बक्सर का हीरो माना जाता था उसको वो डर के मारे अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं कांचीपुरम में एक तालाब में फेंक के मद्रास भाग जाता है अपने जीवन को बचाने के लिए। तो इस तरह का जो ग्राफ है सेकंड वॉर में, जस्ट इंटरप्टिंग यू, सॉरी जी जी जी, इसमें ये भी था ना कि वो टीपू कहीं से भाग गया था तो फिर वो टीपू को इसने पनिश किया था। वो मराठाओं के साथ था, नॉट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। वो तो पेशवा माधवराव जो है 3 बार हैदर अली के मैसूर पे आक्रमण करता है और तीनों के तीनों बार हैदर अली को पूरी तरह से परास्त कर देता है। इनफैक्ट पहली ही बार वो एक्चुअली हैदर का तख्ता पलट भी हो सकता था, पर एन मौके पे वो रघुनाथ राव जो उसका
चाचा था राघोबा, वो आके उसका और हैदर का सांठ-गांठ था बिहाइंड द सीन्स। तो उसके बचने राघोबा की के तो कई स्टोरीज हैं इस मामले में। बिल्कुल, बिल्कुल, उसका तो वो और उसकी बीवी आनंदीबाई जो जिसके कारण वो नारायण राव पेशवा को धारावे, उसको कैप्चर करो, उसको मारावे करके उसको मार ही डालते हैं। तो माधवराव तीनों बार इसको पूरी तरह से परास्त करते हैं और एक बैटल है, बैटल ऑफ चिनकुरली, जो मेलकोटे आज है, उसके थोड़े नज़दीक है ये मोती तालाब, जिसको तुन्नूर केरे भी कहते हैं। तो वहाँ पे मराठाओं ने पूरी तरह से त्र्यंबक मामा और उसके पूरे जो सेना थी, हैदर और टीपू को पूरी तरह से उसको सराउंड कर दिया था। और हैदर पिछली रात को पूरी तरह से ही वाज ड्रंक और उसको इंसोम्निया भी बहुत ज्यादा होती थी, तो लैक ऑफ स्लीप और इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, तो ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कैसे इनका सामना करे। वो तो किसी तरह भाग जाता है, पर टीपू उस वक्त he doesn't listen to the advice given by Hyder, तो पूरे सेना के सामने एक बड़ा सा केन लेके उसको मारता है, उसके पिछवाड़े पे अच्छे से मारता है उसको। और इसको लेके टीपू बहुत आहत होता है और अपना पूरा टर्बन और जो तलवार है उसको फेंक के अपना टेंट्रम दिखाता है कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ ये लड़ाई, तुम ही लड़ो, जो जो चाहे करो, और कहीं चला जाता है। जब वो जाता है, वो ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ गेटिंग कॉट बाय द मराठास, तब वो एक फकीर के भेष बदल के लिटरली बेगिंग हिज वे थ्रू द मराठा आर्मी, किसी तरह अपना जान बचा के वो वापस श्रीरंगपटना आता है। तो द काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट और द ह्यूमिलिएशन दैट द माधवराव, थोरले माधवराव जो पहले वाले थे, उन्होंने दिया, तो वो तो इट वाज क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। और उसी के बाद शायद उसी 1770 की बात है ये, जो बैटल ऑफ चिनकुरली होता है, उसी के दौरान टीपू ने अपने पिता को एक करारनामा, एक अग्रीमेंट भी लिखा था, जो उसके मरने के बाद ब्रिटिश को उसके बक्से से मिला, कि उसमें 8 आर्टिकल्स भी हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मेरा गला काट सकते हैं आप, अगर मैं दूसरों का माल हड़पूंगा नहीं, मैं बेकार की बातें करके साजिश नहीं करूंगा सरकार के खिलाफ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे फांसी की सजा दी जा सकती है, और ये सारी चीजें मैंने अपने होशो हवास में लिखा है यहाँ पे करके, उसका रॉयल सील और सिग्नेचर भी है। तो इसलिए जो पिता था वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा सोचता नहीं था उसके बारे में, और इसलिए बहुत सारे और लोग थे, जो मोहम्मद अली नाम का एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर जो मैसूर आर्मी में था, और एक शेख अयाज, इन दोनों को उसने ऑलमोस्ट अडॉप्ट कर लिया था अपने बेटे के तौर पे। और वो हमेशा तुलना करता था, शेख अयाज को देखो, वो शेख अयाज एक्चुअली बिदनौर में एक हिंदू था जिसको कन्वर्ट करके इसने अपना चेला ब्रिगेड में डाला था हैदर, तो उससे वो काफी अट्रैक्ट होके बाद में उसको बिदनौर का गवर्नर भी बनाया था। तो टीपू के आने के बाद पहला काम जो ये करता है वो शेख अयाज को किसी तरह पकड़ के मरवाना। तो उसके मन में वो हीन भावना हमेशा शायद बना हुआ था कि मेरे पिता जो हैं, ही डजंट थिंक टू हाई ऑफ माय इंटेलेक्ट और माय स्टेट्समैनशिप। बट पहले और दूसरे मैसूर युद्ध में पिता के छत्र छाया में इसने काफी ही शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को भी उसके बीचों बीच हैदर की मृत्यु हो जाती है 1782 में। तो उसके बाद 1-1.5 साल तक लड़ाई को टीपू ने ही संभाला था। तो उसका जो परिणाम था, जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो 1784 में साइन हुआ, आई थिंक वो लास्ट एक डॉक्यूमेंट है जहां एक इंडियन पावर को अपर हैंड मिला और ब्रिटिश को पूरी तरह से शॉकवेव्स गए लंदन तक, वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर प्राइस गिर गए और वहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनसे बहुत नाराज हो गए, जो गवर्नर जनरल और मद्रास के गवर्नर वगैरह। तो उसका स्टार्ट जो था, बहुत ही, जो हैदर ने जो इसको सुपुर्द करके गया था, उसको शुरुआत तो अच्छी हुई, पर उसके बाद एज आई सेड वो एक्सपोनेंशियल डीके कर्व जो हम देखते हैं इसका, तब पता चलता है कि आदमी का जब मति भ्रष्ट हो जाता है तब विनाश जो है पहले विवेक मर जाता है। तो इसलिए धीरे 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 अपने ही पतन के तरफ वो अग्रसर होता ही दिखता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो हम जब इसको देखते हैं और ये पाते हैं कि ये इसने क्या आपके
खुदादाद वाली जो है वो शहंशाही हाँ। खुदादाद क्या जो इसने चालू की, जी। लोग कहते हैं, जो जैसा मैं दर्शकों को भी बता देता हूँ, आपसे चर्चा की थी आरंभ करने के पूर्व, हुँ। और वो ये है कि साहब लोगों को बड़ी एक वो है कि साहब ये जो लोग इसके हामी भरते हैं इसकी, हुँ। वो कहते हैं कि साहब कि भई ये तो बड़ा सेक्युलर था, और एक बात, दूसरी बात जो इसकी तारीफ़ में कही जाती है कि साहब कि ये बड़ा देशभक्त था, पैट्रियट था, कि स्वतंत्रता साहब वो सेनानी। भारत को स्वतंत्र कराना चाहता था। नहीं, मेरे पास इसके सारे जानकारी है, मैं तो आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इसने अफ़गानिस्तान को क्या लिखा, फ्रेंच को क्या हाँ। लिखा, क्या-क्या किस तरह जी। का, पर्शियंस को जी। क्या लिखा, वो तो सब चीज़ें हैं। और दूसरा पॉइंट है पहला तो सेक्युलर था। अच्छा, सेक्युलर के पक्ष में प्रमाण दिए जाते हैं कि साहब ये श्रृंगेरी को इसने जो है, श्रृंगेरी मठ को इसने कुछ जो है वो इनाम इकराम इत्यादि दिए थे। उनको कुछ पट्टे भी दिए थे वगैरह-वगैरह। तो दूसरा कहते हैं कि साहब कि अच्छा, तीसरा कहते हैं साहब बड़ा विज़नरी था, इसने तो पता नहीं क्या रॉकेट फ़ोर्स बनाई और इस तरह की चीज़ें की। फिर ये भी कहते हैं कि साहब कि ये जो है वो इसने कोई गलत काम नहीं किया, और ये जो बातें होती हैं कन्वर्शंस की, आपके मांड्या मायंगर की बात कर लें या कुर्ग की बात कर लें या मालाबार की बात कर लें, ये सब अतिशयोक्ति है, एग्ज़ैजरेटेड है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-थोड़ा आप इसके ऊपर प्रकाश डालें। इस पे तो घंटों तक बात हम कर सकते हैं दोनों बैठ के। मैं बट क्योंकि वो बरप्पा जी ने तो शुरू में ही लिख दिया है, इनके आपके प्रोलॉग में ही लिख दिया है उन्होंने कि उन्होंने तो लिस्ट भी दे दी है कि भई कौन-कौन से स्थान के क्या-क्या नाम बदले थे उसने। तो वही जैसा मैंने पहले कहा कि जिस तरह हैदर को पता था कि एक टेन्युअस बैलेंस है हिंदू मेजॉरिटी के साथ और कैसे उसको रखना है, तो इसलिए महाराजा को भी ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ इट पपेट के तौर पे रखा वहाँ पे। पर इसको आने के बाद इसको लगा कि ये पपेट को रखने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद इतना महान हूँ, मैंने अंग्रेज़ों को ही पछाड़ दिया ट्रीटी ऑफ मैंगलोर करके। तो उसके बाद ये सुल्तान का जो उपाधि है वो भी लोग बोलते हैं उसके बाद इसको दिया गया। उसका हुँ। ओरिजिनल नाम सिर्फ टिप्पू और टिप्पू साहिब ऐसा था पहले अकाउंट्स में। खुद को सुल्तान और उसके पूरा मैसूर का इस्लामीकरण जो कोशिश उसने किया, सरकार खुदा का दिया हुआ सरकार-ए-खुदादाद। सरकार। जी हाँ। और कन्नड़ा और मराठी का जो कोर्ट की भाषा थी उसको बदल के पर्शियन रखा गया। उसके खुद के कॉइन्स इतना सेक्युलर था, बताइए? इतना सेक्युलर था। उसके खुद हुँ। के कॉइन्स मिंट किए। अब हाँ, हैदर ने नहीं, जो उसके तारीफ़ करने वाले तो कहते हैं कि साहब कि उसने जो है वो लोकल कल्चर को बहुत तवज्जो दी और बहुत उसको कन कन्नड़ा को एनकरेज किस किया। तरह से पूरी तरह एक भी किताब नहीं है जो उसने कन्नड़ा में लिखी हो या उसने कन्नड़ा की किताबें उसके लाइब्रेरी में सिर्फ पर्शियन और अरेबिक के ही किताबें थी। और अपने खुद के जो कॉइन्स मिंट करना, अब हैदर ने भी जब बिदनौर हासिल किया, वो उसने अपना स्वराज्य बोला। बाकी चीज़ जो था वो वाडियार महाराजा कर्ता थे और ये कर्ता के अनुयायी थे। तो वो उसका स्वराज्य था, तो सिर्फ वहाँ पे उसने हैदरी पगोडाज़ नाम का अपना कॉइन शुरू किया। पर इसने पूरे सल्तनत में अपने अहमदी कॉइन्स शुरू किए, उसमें सारे वो न्यूमेरल्स और जो लिखा गया था, वो भी अरबिक और फ़ारसी में ही था और अपना खुद का एक कैलेंडर भी शुरू किया कि फ़ारसी तो इसने लैंग्वेज बना दी थी, फ़ारसी इसकी हाँ, नहीं लैंग्वेज थी। कोर्ट लैंग्वेज वही था कि कन्नड़ा और मराठी में दोनों भाषाओं में जो अकाउंट्स रखे जाते थे, वो सारी चीज़ें फ़ारसी में हुई। आज भी बैरप्पा साहब भी लिखते हैं उसमें कन्नड़ा में बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू टर्म्स जो हैं खाता ये वो सारी चीज़ें इसी के ज़माने से जो आई हुई हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, वही आज तक इस्तेमाल भी किया जाता है। तो और शहरों के नाम मैसूर बन गया नज़ाराबाद, कैलीकट बन गया फिरोखाबाद, कूर्ग बन गया ज़फ़राबाद, ऐसे लॉन्ग एक पट्टी है क्या-क्या उसने चेंज किया।
और उसने इस्लामिक कैलेंडर को भी, हिंदू पंचांग तो छोड़िए, इस्लामिक जो लूनार कैलेंडर उसको भी दरकिनार करके खुद का अपना एक मौलूदी कैलेंडर शुरू किया। इसी की वजह से आज भी बहुत तकरार होता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक्चुअल बोलते हैं 10 नवंबर 1750 जो आज का दिन है। कुछ लोग बोलते हैं 20 नवंबर 1750, कुछ और ये मौलूदी का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो गड़बड़ होता है उससे बोलते हैं 1 दिसंबर 1751। तो पता ही नहीं है कि इसका एक्चुअल जन्मदिन कब था। तो इस तरह जो, और मैसूर के राज परिवार को पूरी तरह से हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। उसके बाद आपने जो बोला कि अब हैदर भी क्रूर शासक ही था। अब अकाउंट्स हैं जो मैं किताब में भी उद्धृत करता हूँ कि केरला में जब वो जाता है कि मलबार युद्ध में हर एक नायर का सर अगर कोई लेके आए तो उसके लिए 5 रुपए का बख्शिश था। और कई सारे जो क्रॉनिकलर्स हैं वो एक भूत की तरह वहां बैठ के इतने बड़े सर एक के बाद एक सर, कटे हुए सर जो वहां पे आके लोग डाल रहे थे, हर एक को 5-5 रुपए 5-5 रुपए पैसे दे रहा था। तो वो भी कुछ कम क्रूर नहीं था। वो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट कि हम वी डोंट मेक अ हीरो ऑल्सो ऑफ दिस हैदर, बट टीपू क्रूर होने के साथ साथ उसको धर्मांधता जो उसमें भरी हुई थी कि अपने धर्म को छोड़ के और कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा इट वाज ऑलमोस्ट अ डबल वैमी इसके केस में कि किंगशिप में जो क्रूरता आती ही है उसके साथ साथ धर्म को लेके जो उसका एटीट्यूड था। उसका खुद के मैनिफेस्टो में लिखा है कि द गोल ऑफ सरकार खुदादाद सारे काफिरों का निर्मूलन है। और उसके जो स्वॉर्ड भी था, तलवार, उस पे जो इंस्क्रिप्शन है वो भी कहता है कि दिस इज टू डिफीट द काफिर्स। जो एक्चुअल वर्ड्स है मैं पढ़ लेता हूँ। जो मैनिफेस्टो है ये 3 लेकिन मई 17 जो टीपू के हिमायती है वो तो कहते हैं कि ये सब फिक्शन है। अरे ये उसकी खुद का लिखा हुआ है। वो वही अच्छी बात ये है कि हैदर तो अनपढ़ था पूरे लाइफ में, क्योंकि उसका बचपन ऐसा गुजरा था। पूरे लाइफ में अगर लिटरेरी अचीवमेंट उसका कुछ है तो अपने नाम का पहला अक्षर हा उसको साइन करना ही उसका बिगेस्ट अचीवमेंट था। उसके ज्यादा उसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, पर टीपू को उसने अच्छा सा पढ़ाया तो ये बहुत सारी पढ़ता था। तो उसने कितने सारी चीजें अपने, उसके खुद के पत्र हैं, उसके खुद के ड्रीम्स, उसके जो ड्रीम्स का रजिस्टर है उसमें लिखा है। तो ये मैनिफेस्टो हाउस में जो इसके जो रखे हुए हैं ये सब वो ये विलियम कर्कपैट्रिक ने जो वो यस किया था वही है, उसके अलावा भी है वहाँ पे क्या? नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल को मैंने लिया था और एक्चुअल ओरिजिनल जो उसके हाथ से लिखे हुए चीज वो लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित रखे हैं। तो ये मैनिफेस्टो में ये लिखता है कि इट इज अवर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड सिंसियर इंटेंशन दैट दोज वर्थलेस एंड स्टिफ नेक्ड इन्फिडल्स, काफिर्स, who have turned aside their heads from obedience to the true believers and openly raised the standards of infidelity should be chastised by the hands of the faithful or made to acknowledge the true religion or to pay tribute particularly at this time। और उसका जो तलवार पे जो लिखा हुआ था वो भी है। ये तो बगदादी की तरह साउंड कर रहा है। बिल्कुल उसके एंसेस्टर थे ये। तो माय विक्टोरियस सैबर is lightning for the destruction of the unbelievers. Heather, the Lord of the Faith, is victorious for my advantage, and moreover, he destroyed the wicked race who were unbelievers. तो ये उसके तलवार पे लिखा हुआ है जी, ये उसका मैनिफेस्टो है। तो उसमें तो कोई एम्बिग्यूटी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स, फर्स्ट पर्सन अकाउंट है। और जो एक्सपेडिशंस इसके हुए कूर्ग में और मलबार में, और मलबार के नायर्स को जिस तरह से दोनों पिता और पुत्र ने दोनों जिस तरह से ट्रीट किया, दैट इज अ चैप्टर इन इटसेल्फ। और आज मुझे अचंभित रहता हूं कि केरल में और नायर कम्युनिटी के लोग इसकी तरफदारी करके बोलते हैं कुछ लोग, तो वो दे आर डूइंग डिससर्विस टू देयर ओन एंसेस्टर्स। दैट इज द पावर ऑफ मार्क्सिज्म। Yeah, it can snuff out all logic and common sense। yes, तो और कूर्ग कर में सकता भी है ना। देखिए मार्क्सिज्म की पावर जो है, नॉट ओनली नायर्स, आप देखिए सेंट्रल एशिया में जो करीब 100 साल का पीरियड रहा जी, इनका जार्स का कुछ दिनों का, और उसके बाद का जो 70 साल का पीरियड इनका रहा, उसमें जी, इन्होंने सेंट्रल एशियन के इस्लाम को भी पूरा ब्रेन वॉश करके और बाहर कर दिया था।
बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज़ द और पावर ऑफ आज भी वो जो सारी जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो आज भी अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। और हैं, मतलब दे डोंट अलाउ द इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट्स टू ग्रो। वहाँ तो हुँ, ये लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल, मार्क्सिज़्म में कुछ तो पावर है, वो ढूँढना पड़ेगा थोड़ा और। बिल्कुल। तो कूर्ग में जैसा मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर कैंपेन में वो खुद लिखता है अपने कमांडर को कि वहाँ न केवल जो जीवित जो बंदी पकड़े हुए हैं, उनके साथ-साथ जो मृत हैं, उनका भी धर्मांतरण करना है। उनका भी मृत का भी शव करना, अच्छा, मृत मदर मृतों टेरेसा का लाइक, हाँ? मदर टेरेसा टाइ स्टाइल। यहाँ पे सरकमसिशन के द्वारा और लाश के कान में कलमा पढ़ के उसको भी इस्लाम कबूल करवाना है। तो इस तरह का जो धर्मांधता था इसका और 12 दिसंबर 1785 को आज भी हर साल 12 दिसंबर को जो कोडवाज़ हैं, जो कूर्ग में हैं कोडगु में वॉरियर क्लास हैं, तो वो दे कमेमोरेट दैट डे एज़ अ मार्टियर्स डे क्योंकि उस दिन कोडगु के बहुत सारे जो चीफ्टन्स हैं, उनको एक शांति वार्ता के लिए बुलाता है और फिर वो इस पे विश्वास करके आ जाते हैं, निहत्थे होते हैं और जब सारे उनके अस्त्र-शस्त्र चले जाते हैं, तो पीछे से लिटरली स्टैब देम इन द बैक और एक पूरा एक नरसंहार वहाँ होता है। हज़ारों की संख्या में कोडवाज़ मारे जाते हैं। वहाँ जो एक नेट्रेकेरे नाम का एक स्ट्रीम है, वो पूरा लाल हो गया था, उसी से उसका नाम भी पड़ा, उनके खून से रंगी हुई एक नदी। तो इस तरह का जो एक मैसेकर वहाँ होता है, आज भी कोडवाज़ के दिल में उसके इसके प्रति इतना नफ़रत है और उस अपने पूर्वजों के साथ जो हुआ, उसका लिविंग मेमोरी आज भी उनके पास है। और साथ ही जो मंड्यम अयंगार्स आपने जो ज़िक्र किया और ये भी ये क्यों करता है क्योंकि जो मंड्यम अयंगार कम्युनिटी के 2 लोग तिरुमल राव और नारायण राव, ये मैसूर प्रधांस नाम से फ़ेमस थे और वो महारानी जो बंदी गृह में रखी गई थी लक्ष्मी अम्मणी, तो उसके तरफ से ये लोग ब्रिटिश गवर्नर्स को पत्र और जो एमिसरीज़ थे, ऐसा वो काम करते थे और टीपू को पता चल जाता है और बार-बार इनको पकड़ने की कोशिश करता है। वो किसी तरह इसके चंगुल में न फँस के दे कीप गिविंग हिम एन एस्केप क्योंकि वो उनको पकड़ नहीं पाता, तो उनके समुदाय के सारे लोग 700 से भी ज़्यादा जो पुरुष, स्त्री और बच्चों को नरक चतुर्दशी दीपावली के 1 दिन पहले उनकी निर्ममता से हत्या हो जाती है और आज भी मंड्यम अयंगार्स जो भारद्वाज गोत्र के हैं, तो वो जब पूरा देश दीपावली मना रहा होता है, जैसे हमने अभी मनाया, तब वो एक श्राद्ध के रूप में, एक मोर्निंग के रूप में उसको कमेमोरेट करते हैं और एक एक हफ्ता या 10 दिन बाद ही होती है उनकी दिवाली। तो साथ ही क्रिश्चियंस का भी अगर हम देखें कि कनाडा के जो क्रिश्चियंस थे, तो वहाँ कुछ जो पुर्तगाली जो बिशप्स थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में और बिशप्स तो जब उनको पता चला कि टिप्पू आ रहा है, तो अपने जहाज में बैठ के वो किसी तरह गोवा की तरफ रवाना हो गए। पर जो कॉमन क्रिश्चियंस वो पकड़े गए, जो लेबर क्लास के थे या फार्मर्स थे, किसान थे, तो उनको पकड़-पकड़ के वो भी उनके एक फेस्टिवल जो ऐश वेडनेसडे है उसके दिन 1784 में और उसके बहुत सारे आंकड़े हैं, कुछ लोग बोलते हैं 60,000 कुछ लोग बोलते हैं 80,000 कुछ लोग बोलते हैं 30,000 तो बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पे ऐसे ही पकड़ के उनको खींच के लेके गए और ऑलमोस्ट जस्ट 500-600 लोग जीवित बच सके। जो प्रेग्नेंट गर्भिणी महिलाएँ थी वो भी उनको घसीट के ले जाया गया और रास्ते में कई लोग मर गए, उनकी अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके लोग और जो कुत्ते थे, जैकॉल्स थे, वो उनकी लाश को खा लेते थे और बहुत बहुत ही निर्ममता से जो अगर वो इस्लाम को कबूल कर लें, तो उनको माफ किया जाता था, नहीं तो वहाँ भी उनके नाक और उनके जो होंठ थे उसको काट के उनको गधे पे बिठा के पूरे श्रीरंगपटना में उनकी सवारी होती थी। तो ऐसे और ऑलमोस्ट 27 जो चर्चेस थे मैंगलोर में उनको इंक्लूडिंग वो मिलाग्रेस चर्च जो 1680 में बनाया गया था, उन सारे चीज़ों को चर्चेस को बंटवाल, मुल्की, होन्नावर, मैंगलोर, सुंकेरी इन सभी जगहों में इन सारे गिरजाघरों को भी इसने तोड़ा। तो आज जब ये टिप्पू जयंती वगैरह मनाने की जो बात हुई 2015 में सिद्धरामैया सरकार का, तब भाजपा का तो विरोध वो राजनीतिक हम बोल सकते हैं कि वो एक तरफ, पर जो सिटीजन्स ग्रुप थे, ऐसे जो
क्रिश्चियंस थे जिनको भाजपा से कोई प्यार मोहब्बत तो है नहीं, तो क्रिश्चियन ग्रुप्स और ये कोडवा नेशनल काउंसिल के लोग, फिर मंड्यम अयंगार कम्युनिटी और फिर कुछ नायर लोग, मलयाली समाज, ये सारे लोग इसके खिलाफ हो गए कि आप कैसे एक ऐसे आदमी का जन्मदिन मना सकते हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ इस तरह से निर्ममता से बर्ताव किया। तो ये एक इंटरजेनरेशनल जो ट्रॉमा है लोगों का, वो आज भी कायम है। और दूसरी बात आपने जो कहा संजय जी कि वो फ्रीडम फाइटर थे, मैं तो उसके पहले एक थोड़ा-सा मैं आपसे ये रेफ़रेंस पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जी, जी। ये मंडम अयंगर वाला जो पूरा का पूरा एपिसोड है, जी। मस्ट कन्फेस कि आपके सरकारे खुदादाद वाली अभी मैंने चैप्टर पढ़ी नहीं है। तो ये हाँ। जो मंडम अयंगर वाला है, इसके रेफ़रेंसेस कहाँ अवेलेबल हैं? हाँ, उसका बाय एंड लार्ज वो ओरल ट्रेडिशन से आए हैं, और कुछ जो महारानी लक्ष्मी अम्मणी के जो लेटर्स हैं, पत्र हैं, जो मैंने भी इसमें उद्धृत किए हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स ब्रिटिश सरकार, जो मद्रास सरकार थी, जनरल मेडोज और वगैरह, उनको जो लिखते हैं उसमें वो लक्ष्मी अम्मणी मेंशन करती हैं कि मेरे ये जो 2 मंत्री हैं मैसूर प्रधान, इन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं। केवल इन्होंने नहीं, इनके समुदाय के सभी लोग, और वो नंबर भी वही देती हैं कि 700 लोग जो है मारे जाते हैं। और जो ओरल हिस्ट्री में आज भी वो एज अ किंवदंती वो जनरेशन टू जनरेशन आया हुआ है। बट बाकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में आई हैव मेंशन दैट आल्सो कि ना ही विल्क्स ने, ना हयवदन राव या राइस या जो भी बाउरिंग, जो मेन हिस्टोरियंस थे मैसूर इतिहास के, स्पेशली बिफोर इंडिपेंडेंस, किसी ने इसका जिक्र उसमें नहीं किया था। तो बट वही है कि शायद नंबर उतना ज्यादा ना हुआ हो, 700 नहीं हुआ हो, कुछ 70-80 हुआ हो, पता नहीं है, पर हाँ, बट देयर डेफिनेटली इज़ अ डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। ओनली थ्रू द महारानीज लेटर्स, नहीं तो हाँ, उसके अलावा और महारानी कुछ है नहीं। लेटर्स हैव टू बी गिवन क्रेडेंस, वो तो देना ही हाँ। पड़ेगा। जब हम टिप्पू के लेटर्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो महारानी के लेटर्स को क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये चलिए अब आते हैं हम दी स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभक्त टीपू पर। तो क्या ही बोले कि एक तो दूसरा, दोनों पिता और पुत्र को एक बहुत बड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था माइंड में, कि उनको पता था कि इन्होंने राज्य हड़पा हुआ है और ये लेजिटिमेट रूलर्स नहीं है। तो बार बार पिता ने कम किया, पर ये टिप्पू ने कई बार मुगल शहंशाह को लिखा दिल्ली में कि आप मुझे लेजिटिमेसी दीजिए, कि मैं ही अथॉरिटी हूँ, मुझे बड़ा सा टाइटल दीजिए, ताकि मैं हुँ। नवाब, टिप्पू सुल्तान, बहादुर, ये वो बड़ा सा एक नाम मुझे चाहिए, ताकि मेरा अधिपत्य जो है जो स्थापित हो। पर मुगल खुद इतना पावरलेस था, शाह आलम, तो ही कुड नॉट गिव हिम एनीथिंग। तो तब हुँ। जो खिलजीज और तुगलक और लोधी ने जो किया, शाह आलम अज दिल्ली तापालम। आलम बिल्कुल, वो क्या इसको टाइटल देगा, खुद को कुछ दे नहीं पाया। तो तब जो तुगलक और खिलजी और लोधी के समय में जो हुआ कि भारत पे शासन करने के लिए कैलिफ से जो परमिशन और जो लेजिटिमेसी मिलता था, वही इसने भी किया कि एमिसरीज भेजे, अपने सारे राजदूत वहां भेजे, और उसमें हुँ। वो खुद लिखता है कि मैं ही सच्चा मुसलमान हूँ, मुगल तो नालायक है, अभी वो काफिरों के आश्रय में आ चुका है, मराठास और राजपूत वगैरह, तो मैं सच्चा मुसलमान हूँ इस पूरे देश में, मैंने इतने लोगों को मारा है, मैंने इतने मंदिर तोड़े हैं, मैंने इतने गिरजाघर तोड़े हैं, मुझे आप बादशाह का ये दीजिए। और वो एक्चुअली कैलिफ देता है, फाइनली वो प्रोक्लेमेशन आने के बाद ही अपने लिए एक बड़ा सा एक दरबार, और जो फ्राइडे प्रेयर्स में मॉस्क्स में, जहां शाह आलम के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो प्रेयर्स होते थे उसको बंद करके इसने, खुतबा शाह आलम के नाम पे पढ़ा जाता था ना, हाँ मुगलों के बिल्कुल, नाम पे पढ़ा जाता था ना पहले। तो या वो स्टॉप करके इसने अपने नाम से उसके बाद से शुरू किया कि मैं मुझे खलीफ ने खुद बोल दिया है कि तुम ही हिंदुस्तान के बादशाह हो। तो तो जो एक विदेशी ताकत का इस्तेमाल करके इस देश के एक राज्य पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, वो किस तरह का एक स्वतंत्रता सेनानी है। और दूसरा तो वही है कि फ्रेंच के साथ ये बिल्कुल सांठगांठ तो हैदर और टिप्पू दोनों का था, और फ्रेंच तो कुछ कम इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियल नहीं थे, वो भी ब्रिटिश के तरह ही बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और बिल्कुल। और बिल्कुल। अगर
टीपू और फ्रेंच जीत जाते थे, तो शायद कर्नाटका में हम लोग कन्नड़ा के बजाय हम फ्रेंच में बातें करते थे आज। तो तो फ्रेंच के साथ भी ये लुई द 16th के दरबार में अपने राजदूत भेजता है, और एक ऐसे वक्त पे जब वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, उसको कोई सुध-बुध नहीं है, अपना खुद का सिंहासन बचाने में लुई और मेरी एंटोनेट और वो सारे लोग लगे हुए हैं। ऐसे समय में ये अपने राजदूत भेजता है कि हम दोनों एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल देंगे। हाँ, एंटी ब्रिटिश इज इक्वल टू पेट्रियोटिक, वो अगर दैट इज द ओनली यार्डस्टिक। मैं तो ये बोल रहा कि एंटी ब्रिटिश तो ठीक है, वो तो एंटी निजाम और एंटी मराठा भी था। बिल्कुल, बिल्कुल। एंटी एंटी एवरीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, तो दैट इज़ आल्सो अ वेरी वो मेगालोमेनिया जो होता है उसका। और साथ ही फ्रेंच राजदूत जो थे, दे वर प्लेइंग टू द राइवलरी विद द ब्रिटिश। पर द मोर डेंजरस पार्ट की जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, उम्मा है, उसकी मदद लेना, अफगानिस्तान हो, ज़मन शाह या फिर टर्की का सुल्तान, या फिर पर्शिया, शाह ऑफ पर्शिया, इन सबको अपना वही लाइक खलीफ को जिस तरह भेजा था कि मैं ही सच्चा मुसलमान हूँ। ज़मन शाह को तो यहाँ तक लिखता है कि आप आओ, इन्वेड करो भारत को, 2 साल का धर्म युद्ध जिहाद होगा यहाँ पे, और पहले साल में पूरा उत्तर भारत को हम काफिरों का निर्मूलन वहां कर लेंगे, दूसरे साल में दक्षिण भारत का काफिरों से निर्मूलन कर लेंगे, और फिर पूरे भारत को हम एक दूसरे में बांट के इसको एक बड़ा सा इस्लामिक सल्तनत घोषित कर देंगे पूरे भारत को। तो इस तरह का की मानसिकता रखने वाला, पता नहीं किस हिसाब से हम स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त एक्चुअली हम कह सकते हैं, जो एक और उपनिवेशी ताकत जो फ्रेंच सरकार हो या फिर उम्मा हो, उसकी मदद से और उसके लेजिटिमेसी से वो अपना राज्य को स्थापित कर रहा था। तो ये भी इसमें बहुत सारे गजवाए हिंद कर रहा था वो तो पूरी तरह बिल्कुल, से। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज और दिस उस इज द वक्त जो क्लासिक टेम्पलेट ऑफ गजवाए हिंद। जो राजदूत वहां पे थे मिडल ईस्ट में, तब तो वहाबी आइडियोलॉजी वहां शुरू हुआ था उसी वक्त, तो उससे काफी प्रेरित हुए टीपू सुल्तान का पूरा परिवार। तो उसका भी हम इफेक्ट हम देख पाते हैं कि जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले जो लोग इसके दिमाग में जो आइडियाज भरे थे, तो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच वी सी। अच्छा, ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, उसके बाद टीपू सेक्युलर भी हो जाता है, मैंने सुना। उल्टा है एक्चुअली। उसके बाद तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर तो उसका नेमेसिस है कि सिंहासन पे चढ़ने के बाद पहले 5 साल उसके ड्रीम रन है। अंग्रेजों को हरा दिया, फिर मराठों को भी हरा दिया, एक ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ जो 1787 में साइन करता है, तो काफी मराठों को भी, बिकॉज पुणे में खुद इतना उथल-पुथल हो रहा था, तो दे कुड नॉट गिव अ वेरी इफेक्टिव काउंटर। और फिर कूर्ग और मलबार यहाँ पे सब क्वेल करके फिर वो आता है ट्रैवनकोर, और ट्रैवनकोर रहा पद्मनाभ स्वामी का देश। और वहां पे जब ये अटैक करता है, वो नेडुम कोट्टा जो ट्रैवनकोर लाइंस है, तो उसको अटैक करके वो ट्रैवनकोर को भी हथियाना चाहता था। तो उस वक्त से उसका पतन शुरू होता है। जब वो उस लड़ाई में जाता है तो खुद अपनी पालकी से गिर जाता है, उसके पैर टूट जाते हैं, और पूरे उसके रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वो लंगड़ाता हुआ ही रहता है। उसके पैर में एक परमानेंट सा एक फ्रैक्चर हो जाता है, एंड दैट इज अ ह्यूज ईगो बैटल टीपू के लिए। तो ट्रैवनकोर के महाराजा क्योंकि ब्रिटिश के अलाई थे, तो क्योंकि आपने हमारे अलाई पे वार किया, इसीलिए हम आप पे युद्ध करते हैं, ये तर्क इस्तेमाल करके ब्रिटिश जो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, वो मैसूर पे आक्रमण करते हैं, और इस तीसरे मैसूर युद्ध में तो इसको पूरी तरह से परास्त हो जाता है, और उसका आधा सल्तनत दे देना होता है सारे अलाइड फोर्सेस को, निजाम, मराठा और ब्रिटिश। और ऑलमोस्ट 3 crore 50 lakhs वॉर इंडेमनिटी देना होता है, और अपने वो वॉर इंडेमनिटी देने के लिए अपने 2 बेटे अब्दुल खालिक और महीजुद्दीन, उनको भी हॉस्टेजेस के तौर ये पे वो मतलब टाइगर ऐसा करते हैं क्या? टाइगर ऐसे ही टीपू करते द हैं। टीपू द टाइगर, मैंने तो नहीं सुना किसी टाइगर को इस तरह से करते हुए। अपने बेटों को बंदी बना के उसमें। पर उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा जो धनराशि देना था और अपने बेटों को बचाना था, तो सारे जो हिंदू मंदिर थे उस मैसूर में, उनमें कोई पूजा उसके बाद हो नहीं पाया, क्योंकि सारे ग्रांट्स वापस ले लिए गए, उसके उनके जो लैंड्स थे वो वापस ले लिए गए, ताकि खजाना भरा जाए और
जो वॉर का ट्रिब्यूट था वो दे सकें। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत ये हिंदुओं पे विश्वास भी करता था वो भी पूरी तरह से चला गया, स्पेशली हिंदुओं का, और उसमें ब्राह्मणों पे इसका पूरा विश्वास टूट गया। और उसके बाद अगर हम देखें तीसरे मैसूर युद्ध के बाद ऑलमोस्ट मेजॉरिटी इसके एडमिनिस्ट्रेशन हो या आर्मी में हो, वो इलिटरेट भी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, पर मुसलमान होने चाहिए। उसके भी कुछ इंसिडेंट्स हैं, कैसे जो नेवी का चीफ है उसको सेलेक्ट करने के लिए कोई मेरिट और क्राइटेरिया नहीं, वो जो तीसरा आदमी है जिसकी लंबी दाढ़ी है, जिसने हरा सा एक पगड़ी पहना है, वो आज से नेवी का चीफ है। अच्छा, ये जो अरबी बोल सकता है, ये कर सकता है। तो इस तरह से जो अनपढ़ लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में डाल के और भी जो सत्ता उसके हाथ में थी वो भी वो गंवाता गया। तो ऑन द कॉन्ट्ररी की थर्ड मैसूर वॉर के बाद वो सेक्युलर हो गया, ही एक्चुअली इज मोर बिगटेड उसके बाद। बट द ओनली इंसिडेंट जो लोग बोलते हैं शंकराचार्य और श्रृंगेरी, तो उसका भी एक बैक स्टोरी है। पर ये बात तो संजय जी मानना चाहिए कि मैंने बुक में वो भी उद्धृत किए उसका हैं भी कि बैक स्टोरी, हिज बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी। हाँ, वो एक है। पर दोनों, हैदर ने भी, शंकराचार्य और हैदर के बीच में भी बहुत सारे पत्र व्यवहार, दो शंकराचार्य जो हुए दोनों के साथ उनके पत्र व्यवहार हैं, और बहुत ही आदर सूचक पत्र हैं जिनको मैंने जो के त्यों उद्धृत किए हैं श्रृंगेरी के आर्काइव से। और टीपू के वक्त में वही जो तीसरे मैसूर युद्ध में जब पटवर्धन आर्मी आता है श्रृंगेरी, तो परशुराम भाव और रघुराव पटवर्धन, इनका जो आर्मी के पिंडारीज जो हैं, जो इरेगुलर्स हैं, जो बाय एंड लार्ज पठान और मुसलमान ही होते थे, उन्होंने श्रृंगेरी पे अटैक करके शारदा माँ के विग्रह को भी ध्वस्त किया, और वहां जो जो चीजें थी वो सब लेके गए, जो सोना चांदी। और उसके प्रोटेस्ट में शंकराचार्य जी खुद अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। पर जब ये एक्चुअल बात पेशवा तक पहुंचता है पुणे में, तो वहां खलबली मच जाती है कि अगर शंकराचार्य जी ने देह त्याग दिया तो हमारे राज्य पे आफत आ जाएगी। तो वो पेशवा खुद लिखते हैं कई सारे पत्र इनको कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि आपके मठ को किसी तरह की हानि पहुंचे, और इसके पुनर्निर्माण में जो भी धन राशि की सहायता आपको चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। तब ये एक्चुअली इट्स अ पॉलिटिकल गेम कि इसने उसको उनको लिखा कि आप पेशवाओं का पैसा मत लीजिए, इसके बजाय मैं आपको पैसा दूंगा, इसके रिटर्न में आप कई ब्राह्मणों से मेरे लिए पूजा, होम हवन इत्यादि आप कीजिए। और शंकराचार्य जी एक्चुअली करते भी हैं, शतचंडी हवन और सहस्त्र चंडी होमम, ये सब करके, ताकि टीपू की वो आयुष्य होमम वगैरह, ताकि उसकी दीर्घ आयु हो और इसके जो शत्रु हैं, जो मराठा हैं, वो परास्त हो। और कांचीपुरम में भी कुछ ब्राह्मण गले तक वो नदी में कई दिन तक वहां पे खड़े होके कुछ जप तप सब इसके लिए करते हैं, वो सब भी डॉक्यूमेंटेड है। पर वही है कि द हिपोक्रेसी ऑन द वन हैंड उन सारे ब्राह्मणों को मार रहा है, उनके सारे जो लैंड्स हैं, मंदिरों का जो ग्रांट्स है वो सब ले रहा है, और उन्हीं ब्राह्मणों से ये भी दरख्वास्त की जा रही है कि आप मेरे दीर्घायु के लिए आप हवन पूजन करें। तो दीज कॉन्ट्रडिक्शंस इन हिज कैरेक्टर, और जैसा आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी पे तो इसको पूरी तरह से अंधविश्वास ही बोल सकते हैं कि अपने लास्ट डे 4 मई 1799 लड़ाई से जाने से पहले भी वो कुछ रिचुअल्स कर रहा है कि एक बड़ा सा पात्र है जिसमें तेल भरा हुआ है, उसमें अपनी परछाई को देखो ताकि नजर उतर जाए उसमें, और फिर अपनी कुंडली दिखवा रहा है कि कितने बजे मैं किले से बाहर जा सकता हूँ, मंगल की गति क्या है मेरे कुंडली में आज, ये सारी चीजें। तो क्योंकि इसका लाइफ इतना अनसर्टन हो गया था, स्पेशली तीसरे मैसूर युद्ध के बाद, तो ये सारे पूजा पाठ जो ये एस्ट्रोलॉजर्स उसको बोलते थे, वो सब करवाने में उसने प्रारंभ तभी से किया। और उसी के कारण केवल एक हिंदू मंत्री जो था, वो जो पूजा पाठ करवाता था, वो था शायद पूर्णैया। पूर्णैया। उसका भी बहुत टेरिबल बैक स्टोरी है। एक इंसिडेंट मैं कोट करता हूँ कि पूर्णैया तो हैदर का बहुत खास सहयोगी था, और जब हैदर की मृत्यु हो जाती है बीच मैसूर युद्ध में, तो
तो किस तरह बिना किसी को बताए, बिना ये बात बाहर तक पहुंचे उसकी लाश को मैसूर तक वापस ले आना, ये सारी चीजें पूर्णया ने प्लान किया था। और इसका भी पहले अच्छा सा कॉन्फिडेंट था, पर टीपू की द एटीट्यूड वाज सच, एक दिन भरे दरबार में वो बोलता है कि तुम इतने इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम क्यों ना हमको ज्वाइन कर लो, क्यों ना धर्मांतरण तुम कर लो। तो पूर्णया तो बहुत स्मार्ट आदमी था, हाँ जी हुजूर करके वो किसी तरह वहां से निकल जाता है। तो उस दिन उसकी माँ, टीपू की माँ जो है फातिमा, तो वो पर्दे में बैठी हुई है, वो माँ का बहुत ज्यादा होल्ड था इस पे, बेटे पे। तो वो पर्दे से बाहर आके इसको डांटती है कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कभी नहीं किया, हमारे जो हमारा अगर राज्य ठीक तरह से चलना है तो हिंदुओं का साथ हमें चाहिए, तो अगर ऐसी चीजें तुम करो तो अपना राज्य गवा दोगे। तो उसकी माँ हमेशा इसको डांट डांट के यही समझाती थी, पर ये समझा कुछ ज्यादा है नहीं। और इसकी जो हरम हरम में भी इसकी जो जनाना में पूर्णैया की एक भतीजी भी पाई गई। तो खुद जो दीवान, राज्य का दीवान, उसकी भतीजी तक को अगर वो दीवान संरक्षित नहीं कर पाया, तो आप सोच सकते हैं कि ये लाजमी है कि वो गद्दार निकले, और एक्चुअली जब ब्रिटिश आए तो उसको काफी सीक्रेट्स वो दे दे। तो हिंदू मुसलमान सारे, मीर सादिक तो मुसलमान था, मीर नदीम जिन्होंने किले के सारे जो सुरंग द्वार थे वो बंद कर दिए ताकि ये भाग ना पाए कहीं, और सारे लोग इसके तो खिलाफ हो। आइए, तो ये जो फाइनल जो कल्मिनेशन है इसमें आते हैं साहब। जो शेर था, टीपू नाम का जो शेर था, वो कैसे, क्यों हाँ, गीदड़ों की तरह कैसे मारा गया? जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, और हाँ, हुआ क्यों, वॉर हुआ भी क्यों? हाँ, तब तक इसके सारे जो पत्र व्यवहार थे जमन शाह के साथ, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ भी इसके पत्र व्यवहार हुए। और फिर ये भाई इतना पागलपन, डेनिस फॉरेस्ट जो इसके बारे में अच्छा अच्छा ही एक फेवरेबल बायोग्राफी लिखते हैं, वो भी कहते हैं कि ही वाज इन्फ्लिक्टेड बाय मेंटल ब्लाइंडनेस, और जो इट इट एक्चुअली अज्यूम्स द स्टेट ऑफ अटर फूलिशनेस। वो एक फ्रेंच एक घुसपैठी आप बोल सकते हैं, या इम्पोस्टर, रिपॉर्ड नाम का वो आता है मैसूर, कहता है कि मैं मॉरिशस से आया हूँ, वहाँ आइल ऑफ फ्रांस जो है मॉरिशस में, वहां से आया हूँ, और वहां की सरकार से आपको एक न्योता है कि 10,000 लोगों की एक बड़ी सेना हमने तैयार की है, अगर आप फ्रेंच के साथ आए, हम सारे लोग आपकी सहायता करने आएंगे। तो इसके झांसे में आ जाते हैं सारे, इसके जो मंत्री हैं कहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है, ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, इस पे आप विश्वास मत कीजिए, पर ये मानता नहीं किसी को। फिर एक जैकोबियन क्लब शुरू होता है श्रीरंगपट्टनम में, जो जैकोबियन जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रेंच फ्रांस में, उनका हम्म। एक क्लब, जिसमें ये सिटीजन टिप्पू बन के वो कैप ऑफ इक्वालिटी लगाता है। फिर एक ट्री ऑफ इक्वालिटी भी श्रीरंगपट्टनम में, और उसके चारों ओर सब लोग फ्रेंच नेशनल एंथम, ये खुद फ्रेंच एंथम भी गा रहा है, सब वहां डांस अच्छा। हो रहा है, ये सारी चीजें द फ्रीडम फाइटर इज सिंगिंग फ्रेंच एंथम। फ्रेंच एंथम। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेड है कि क्या क्या हुए। और फिर वो रिपोर्ट बोलता है कि ये सारे धन और प्रेजेंट सब लेके हम एक जहाज में जाएंगे मॉरिशस, इनके राजदूतों के साथ। और ही टर्न्स आउट टू बी अ ठग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कि सारा पैसा वैसा लूट के वो बिना किसी को बताए वो गायब हो जाता है। और फिर वहां जाके ये राजदूत, वहां मलार्टिक नाम का एक फ्रेंच कमांडर है, उसने पूरा प्रचार सब जगह कर देता है कि टिप्पू के जो राजदूत हैं हमारे यहाँ आए हैं। और ब्रिटिश को सारी चीजें पता चल जाती है, उसको मलार्टिक प्रोक्लेमेशन भी बोला जाता है। और 10,000 लोगों को जो इसने आश्वासन दिया था, उसमें से सिर्फ 99 लोग आए एक्चुअली, जो सेना तो बहुत बड़ी बड़ी सेना आने वाली थी। बाकी सब लोग आ रहे हैं, हम उनको भेज रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम पहले किश्त में हम सिर्फ 99 लोगों को भेज रहे हैं, धीरे-धीरे हम बाकियों को भेज, ये सारी चीज़ों को मान लेता था, किसी के बारे में सोच विचार किए बिना। तो ये सारे जो सबूत इकट्ठा किए थे रिचर्ड वेल्लेस्ली ने, तो उसने फाइनल फेंका कि मैं इसको एक और चांस नहीं देना चाहता। कॉर्नवालिस चाहते तो इसको एलिमिनेट कर सकता था तभी, पर उसने एक और लीज ऑफ लाइफ दिया, तो ये करना हमारे लिए गलत है, क्योंकि हानिकारक है। तो इसीलिए रिचर्ड वेल्सले गोज फॉर द किल इन द लास्ट मैसूर वॉर। और स्टेज बाय स्टेज वो मैसूर में आक्रमण करते करते फाइनली श्रीरंगपट्टना के वो महान दुर्ग के चारों ओर आ जाते हैं। और तब इसको ये बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह उनसे संधि कर ले, पर वो मानते ही नहीं है ब्रिटिश।
और उसके बाद इसके तो बहुत सारे 3 तरफ अनुयायी से हमला हुआ था ना, एक तरफ से 3 तरफ निज़ाम, एक जी। तरफ से मराठा, एक नहीं, तरफ से मराठा ब्रिटिश। चौथे चौथे मैसूर इसमें मराठाओं ने भाग नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे वो बाजीराव द्वितीय था जो राघोबा का बेटा था। तो इसने वो भी चाल चला कि मेरे पिता और तुम्हारे पिता इतने मित्र थे, तो हम दोनों को भी मित्र बन जाना चाहिए। तो मराठे इसमें चौथे इसमें शामिल ही नहीं हुए, और तब तक तो नाना फडणवीस को भी कारावास में डाल दिया गया, और दौलत राव सिंधिया वहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इसके जो सलाहकार हैं उसको बोलते हैं कि आप तुम्हारे पिता को भी एक बार जब वो खांडे राव का प्रसंग हुआ एक पैलेस को, तब वो छलांग मार के नदी में तैरते हुए वो बैंगलोर तक पहुंच गए और अपना जान बचा के फिर से रीग्रुप करके आए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, राजा तो करते हैं, सुरंग मार्ग होते हैं, इसलिए तुम सुरंग से निकल जाओ। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये भी है कि इसने कुछ अपने जनाना के लोग और बच्चे और फिर अपने धन दौलत सब इकट्ठा करके वो भागना चाहता था, पर ऐन मौके पे किले के अंदर जो इसके गद्दार थे, मीर सादिक और मीर नदीम जो किलेदार था, उन्होंने सारे सुरंग मार्ग बंद कर दिए। तो तब इसके पास और कोई चारा ही नहीं था, वो भरी किला में वो आया अपने तलवार लेके, जो ब्रिटिश सेना तब तक किले के अंदर पहुंच चुकी थी। इसके जो मतलब किले आभूषण के द्वार भी खोल दिए गए और इसके एस्केप के द्वार बंद कर दिए गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूरी तरह से ये कहीं भाग नहीं सकता था। तो तब भी वो ब्रिटिश सैनिक जो अंदर आते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये मैसूर का सुल्तान है। वो इसके जो आभूषण वगैरह देख के उससे आकर्षित होते हैं और आभूषण लेने के लिए इस पे वार करके इसको मार देते हैं। पर उनको भी पता नहीं कि उन्होंने मैसूर के सुल्तान को मारा। फिर दिन ढल जाता है और फिर उनके परिवार में भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि कहाँ गया ये, और ब्रिटिश ब्रिटिश को भी यही आशंका है कि कहीं ये ज़नाना में जाके छुप तो नहीं गया है, तो इसको ढूँढ के निकालना है। तो रात होने के बाद भी कहीं इसका अता-पता नहीं, फिर एक सर्च पार्टी जाती है पूरे श्रीरंगपटना के किले में, और उसमें पूरा जो है इट्स अ सीन फ्रॉम हेल, डेड बॉडीज़ हर जगह पे, और एक-एक शव को निकाल-निकाल के वहाँ रास्ता बन के उनको जाना पड़ता है। तो अनेक वो शवों के बीच में इसका भी शव मिलता है, और जो आई विटनेसेस अकाउंट्स हैं, एलन वगैरह, मेजर एलन वगैरह, वो लिखते हैं कि उसका शरीर जो था तब भी इट वाज वार्म एंड हिज आईज वर ओपन एंड हिज हैंड वाज क्लास्पिंग हिज स्वॉर्ड, और इनको डर था कि कहीं ये मरा नहीं है, वो अचानक से कूद के इन पे हमला ना कर ले, और उसकी जो नब्ज जब देखी गई तब उनको पता चला कि ये मर गया है। तो इट वाज अ वेरी फूल हार्डी डिसीजन वो भी, कि जब तुम्हें पता है कि तुम मारे जाओगे, तब भी तुम जाके वहां पे इस तरह से टू बी किल्ड वाज क्वाइट समथिंग। तो वही इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रीक ट्रेजेडी, कि चैप्टर बाय चैप्टर ये अपने पतन की तरफ जिस तरह खुद अपनी पतन की कहानी लिखता जाता है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक वही शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जैसा है, पर इसके जिम्मेदार भी ये खुद है, क्योंकि बिना किसी सूझबूझ के, बिना किसी फॉरवर्ड विजन के, और ये जो मेगलोमेनिया, मैं कुछ भी और गलत ये जो ये रॉकेट फोर्स की बात आती है, ये क्या थी? ये तो मतलब कुछ कुछ तो सत्य है उसमें संजय जी, कि जो अग्नि बाण है या अग्नेयास्त्र है जो हमारे एपिक से आते जा रहे हैं, और 12वीं शताब्दी में चाइनीज ने पहली बार वो गन पाउडर वगैरह का यूज किया था, पर विजयनगर साम्राज्य हो या फिर मुगल के टाइम पे हो या फिर मराठास भी, जो रॉकेट्स का इस्तेमाल जो दक्कन के सल्तनत थे वो भी उसका करते थे, और वाडियार भी रॉकेट टेक्नोलॉजी को जानते थे। इनफैक्ट जब प्रथम बाजीराव श्रीरंगपटना पे आक्रमण करते हैं, तो वो लिखते हैं कि ये फिरंगी पट्टन है। तो फिरंगी जो कन्नड़ा में वो है कि बारूद बारूद का एक भंडार है ये शहर। तो वो तो था, पर हैदर और टीपू दोनों ने इस पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो किया। जो पहले जो था वो पेपर और वुड का बना हुआ वो केसिंग होता था, उसको बदल के इन्होंने आयरन केसिंग बनाया, ताकि उसमें जो बारूद डाला जा सके वो अच्छी तरह से वो कंप्रेस हो पाए। और आयरन का क्वालिटी भी इंडिया में इंग्लैंड से भी बेहतर आयरन उस वक्त पे मिलता था, तो इसीलिए वो बारूद जो था अच्छे से अंदर दब के उसको रखा जा सकता था। इसकी वजह से जो उसका थ्रस्ट है और जो रेंज ऑफ द रॉकेट वो काफी ज्यादा था। तो इंग्लैंड में भी जो रॉकेट्स यूज होते थे उस जमाने में, वो मैसूर के हिसाब से ऑलमोस्ट देवर 50% एफिशिएंट इन कंपैरिजन।
तो इसके रॉकेट्स की वजह से ही इसको काफ़ी, जो बैटल ऑफ पोलीलूर जो मैंने बोला, जिसमें बहुत भारी विजय इसको प्राप्त हुआ, वो सारी चीज़ें ये रॉकेट की वजह से ही उसको मिला। तो ये कुछ हद तक ये भी माना जाना चाहिए कि इसने कुछ नया इन्वेंशन नहीं किया, जो एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी था उसको थोड़ा अपग्रेडेशन इसने ज़रूर किया। और ये काफ़ी, ये साइंस टेक्नोलॉजी इससे भी काफ़ी प्रभावित तो होता था। वेस्टर्न जो बुक्स थे कि थर्मामीटर कैसा चलता है, बैरोमीटर क्या होता है, माइक्रोस्कोप कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें भी उसके माइंड में हमेशा घूमते रहते थे कि ये सब जानना है। फिर अलग-अलग देशों से अलग-अलग पौधे, प्लांट्स के अलग-अलग वैराइटीज़, जो लाल बाग का गार्डन यहाँ बना हुआ है, ये सारी चीज़ें भी वो करता था। और मैसूर युद्ध के बीचों-बीच जब ये सब हो रहा है, तो ये पत्र भी लिख रहा है अपने राजदूतों को वहाँ कि जो सिल्क वर्म्स हैं, वो मुझे लेके आओ ताकि इनको मैं कल्टीवेट कर पाऊँ और मैसूर सिल्क का विस्तार कर पाऊँ। तो ये भी कि वो किर्कपैट्रिक खुद लिखते हैं अपने जो एनोटेशन में, ट्रांसलेशन ऑफ द लेटर्स, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ माइंड इज दिस, जब शत्रु तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, तुम्हें लगा हुआ है कि सिल्क वर्म्स को कैसे रेयर करना है और मलबरी लीव्स को कैसे लेके आए वहां से, जबकि आपको सोचना चाहिए हमारी सल्तनत को कैसे बचाए हो। तो मैन ऑफ मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, इसीलिए इसको ब्लैक एंड व्हाइट के कंपार्टमेंट में डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ही इज क्वाइट एन एनिग्मेटिक कैरेक्टर। तो आपने जो एंड में जो लिखा है, जो आपने ब्लडीड लेगेसी करके, जो आपका लास्ट चैप्टर है, जी और एक एपिलॉग भी है, द आफ्टर जी लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान एंड हिज मेनी रिप्रेजेंटेशंस। जी। तो ये इस मेनी रिप्रेजेंटेशंस में आपने किस रिप्रेजेंटेशन को चुना है? इसमें बहुत सारे लोगों के रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके मरने के बाद श्रीरंगपटना पे विजय जो ब्रिटिशर्स ने हासिल की, उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के वहां पे इंग्लैंड में उसका डंका बजाया। बहुत सारे पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स हम देखते हैं इसका अपने बेटों को सुपुर्द करना, या फिर फाइनल स्टॉर्मिंग ऑफ श्रीरंगपटना, वो सारे पेंटर्स एक भी बार भारत नहीं आए थे, उनको मैसूर से कोई लेना देना नहीं था। वहां बैठ के उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंटेशंस किए कि हमने एक बहुत ही खूंखार, हमारा जो शत्रु था उसका हमने संहार किया। तो उसको वैलराइज उन्होंने काफी किए। वहां बहुत सारे प्लेज इन इंग्लिश ऑल थ्रू 19th सेंचुरी, 1850s 1860 में टीपू सुल्तान के ऊपर अंग्रेजी नाटक बने। कई ऐसे नॉवेल्स भी थे, मूनस्टोन वगैरह, जिसमें टीपू का कैरेक्टर आता है। तो कॉलोनियल अकाउंट एक है जो बार बार इस पे इसका नाम उद्धृत करते हैं। बाद में जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलरशिप है, वो दैट गोज कंप्लीटली अदर वे, कि ये सारी चीजें जो हैं अतिशयोक्ति है, किसी को मान नहीं सकते, एक्चुअली वो ऐसा था। तो ये दोनों विरोधाभास, ऑन द वन हैंड यू आर डिमोनाइजिंग हिम टू द वन एक्सट्रीम, ऑन द अदर हैंड आप बोल रहे हैं कि उसके खुद के लिखे हुए लेटर्स आर नॉट ट्रू। तो अब हम और क्या चीजें माने फिर, जो खुद स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अगर जो आ रहा है वही सत्य नहीं है। तो मैंने वही ये अंतर्द्वंद्व जो है कि फॉर एंड अगेंस्ट के बीच में, उसी को इसमें आई हैव ट्राइड टू शो। और वो ब्लडी लेगेसी में पूरा दस्तावेज है कि केरल में कौन कौन से मंदिर कहाँ पे, उसका आज का क्या स्थिति है। और फिर मैसूर में भी संजय जी, एक बहुत रोचक चीज किसी ने मुझे बताया, मेलकोटे में एक बहुत वृद्ध एक पंडित, उन्होंने बोला कि इसको तो कुछ आता जाता नहीं था, और ये जो एस्ट्रोलॉजर्स जो भी बोलते थे इसको, ज्योतिषी लोग, वो मान लेता था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया कि तुम अगर 3 तरह के पत्थर, मतलब मूर्ति को अगर तुम हाथ नहीं लगाओगे, तो तुम्हारा राज्य जो है हमेशा के लिए चलता रहेगा कयामत तक। तो ये कौन से 3 ऐसे पत्थर थे? कन्नड़ा में यद्दकल्लू, जो खड़ा हुआ एक पत्थर है, बिद्दकल्लू जो लेटा हुआ पत्थर है, और गुंडकल्लू जो राउंड पत्थर है। तो सारे ही आ खड़ा गए हुआ, इसमें? हाँ, सारे आ गए इसमें तो सारे ही आ गए। सो जो खड़ा हुआ पत्थर था वो था चलू नारायण स्वामी, जो मेलकोटे में है। और जो लेटा हुआ पत्थर, वो रंगनाथ स्वामी जो श्रीरंगपटना में है। और जो राउंड था वो शिवलिंग था, नंजनगूड़ श्रीकंठेश्वर का।
तो हमारे जो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, वो भी बहुत सूझबूझ से काम करते थे। आप देखें, अगर पूरा साउथ कर्नाटका के कई ऐसे मंदिर हैं जिनके नाम फोर्सिबली रंगा रंगा रख दिया जाता था। कल्याण रंगा, मागड़ी रंगा, बिलिगिरी रंगा। तो उसमें एक्चुअली जो मूल डेटी था वो वेंकट रमणा या कोई और होते थे, पर एक रंगनाथ स्वामी का एक ऐसे स्केयर क्रो की तरह वहां पे लगा देते थे। तो जब इसके सैनिक वगैरह उसको मारने के, ध्वंस करने के लिए आते हैं, तो अरे बाबा, रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा करके वो भाग जाते थे वहां से। तो इनफैक्ट जो महारानी लक्ष्मी अम्मनी है, उसका भी जो पेन नेम था वो श्रीरंगा था। तो रंगा का अगर नाम देखे तो डर के भाग जाता था। तो अच्छा। अपने आनंद रंगनाथन को बहुत खुशी होगी कि उनके नाम से टीपू सुल्तान तक खड़ा होता था। So, तो अब वी आर नाउ 1 hour 10 minutes into this. I पता ही नहीं didn't चला। realize कि कैसे ये टाइम निकल गया। तो अब इन द एंड माय लास्ट क्वेश्चन, जी, मैं इसको औरंगजेब ऑफ द साउथ कहता हूँ। इज इट अ फेयर डिस्क्रिप्शन? मोर देन फेयर। आई थिंक वही है कि देखिए, दक्षिण भारत की कहानियां उतना प्रचार में आती ही नहीं है। हमारा पूरा भारत का इतिहास दिल्ली केंद्रित रह जाता है। तो दिल्ली में अच्छा शासक हो, क्रूर शासक हो, उसके बारे में सबको पता है। पर दक्षिण की कहानियों को जो आपको चाहिए वही चुन चुन के आप ले लेते हैं, और इसीलिए टीपू के कुछ जो अच्छे कारनामे, एंटी ब्रिटिश था, ये था, वो था, उसको आप लेके उसका एक बड़ा सा अच्छा पिक्चर बनाएंगे, उस पे धारावाहिक बनाएंगे और उसको उसका महिमा मंडन करेंगे। पर एक्चुअल जब हम प्राइमरी रिकॉर्ड्स में जाते हैं या तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि शायद औरंगजेब भी इसके सामने थोड़ा फीका ही पड़ जाए, कि जिस तरह से निर्ममता से इसने व्यवहार किया जो भी गैर इस्लामिक मजहब को मानने वाले लोगों को। उसमें क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, और अलग अलग समुदायों को, और जो लोकल कल्चर है, कन्नड़ा है और यहाँ की संस्कृति है, उसके खिलाफ जाके जो उसने किया। तो ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स मनी पे उसकी जयंती अगर मनाए, तो ये वही बात हुई कि हिटलर जयंती हम जर्मनी और इसराइल में मनाएं। तो ये बिल्कुल इसका जी, बिल्कुल ऐतिहासिक ठीक है। विरोधाभास। टीपू जयंती मनाते हैं ये 10 नवंबर को। तो मैं आई एम प्लानिंग कि मैं ये जो रिकॉर्डिंग है इसको 10 नवंबर को ही रिलीज करूंगा। बिल्कुल, उसके इन हिज ऑनर। इन हिज ऑनर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, आप आए। और एक बार जाने से पहले फिर मैं कोशिश करता हूँ, दिस बिग मैं भी दिखा टोम। देता हूँ। ये जो है ये हमारे पास है, इसको देखें। दिस इज द बुक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इससे आपको पता नहीं चलेगा, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ इसी। तो होपफुली दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ टीपू सुल्तान। आई होप सो, क्योंकि इतना ज्यादा इसको चढ़ा के और तमाशा बना के ये सब कराते हैं, और आप यू कीप थ्रोइंग। मैं तो, आप जानता हूँ, हमारे आईएएस ग्रुप में ये चल रहा था। मैंने आपको जो पूछा ना, तो अबाउट द मंडम यंगर्स, सो लॉट ऑफ अच्छा, पीपल सेड कि नहीं नहीं, इसका कोई वो नहीं है, ये नहीं है। अच्छा। तो आई गेव अ फ्यू रेफरेंसेस, तब उस पे आया, बट देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस। तो इसलिए मैंने आपको पूछा डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस। हाँ, वही वो रानी के पत्र छोड़ के कुछ है नहीं एक्चुअली। रानी का रानी का पत्र इज अ डॉक्यूमेंट, सिंपल एज दैट। यस, बिल्कुल। जो हमारे लोग जो हैं वो अ, वो टीपू के श्रृंगेरी ग्रांट्स को लेके उसको सेक्युलर करने को तैयार है, और रानी का पत्र नहीं मानेंगे। हाँ, बिल्कुल। वही होता है ना संजय जी, मासिर आलमगीरी को मानेंगे नहीं, पर वो बिशंबर नाथ पांडे वाला कहानी उसको मानेंगे, जो कोई तथाकथित या कोई और। वो तो मैंने आपको बताया था ना उसका ओरिजिन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कहाँ से आया वो वो दांडी साबरमती के पट्टाभी संत के। पट्टाभी सीतारामैया का हाँ, हाँ, इन्वेंशन था वो। और जो जो कि आपके एनजी गोरे साहब ने मेंदले साहब को बुलाया, मेंडले बताया साहब। था। मेंदले हाँ, साहब अभी भी हैं, जब तक हैं हाँ, तब से उनसे आप एक इंटरव्यू कर लीजिए, वो शायद उसको बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, में आ जाना चाहिए वो। बिल्कुल। बिल्कुल।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको विक्रम जी। थैंक दर्शकों यू को भी संजय जी, बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद और आपकी पुस्तक की सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।